चले गाइस स्टार्ट कर लेते हैं जहां से वी ऑल हैड लेफ्ट ओवर। थोड़ी सी चीजें मेरी बस वो बाकी हैं, ओके, एंड देन इन दैट केस वी ऑल कैन कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस आल्सो। इस चैप्टर के अंदर जो एक और थियरी आना है दैट आई ट्राई टू सी आज या फिर टुमारो आई ट्राई टू कवर इट अप। ओके, तो सुनो, मेरे को सम सॉल्विंग के लिए जो चीजें वो चाहिए थी उनमें से बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कवर अप वो कर ली हैं। टेक मी 2 or 3 minutes टू डू अ रिकैप ऑफ वट एवर वी ऑल हैव डन यस्टरडे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। देयर इज फाइनेंशियल अकाउंट्स, आपका पेपर 1 एंड पेपर 5। देयर इज कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है, कंट्रोल्ड बाय ICAI, कंट्रोल्ड बाय ICWA। अपार्ट फ्रॉम दैट इज कंपल्सरी, दिस इज ऑप्शनल। कोई कंपनी इंडिया के अंदर अंडर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती कि आपको कॉस्टिंग बुक्स भी बनाना है। आपकी मर्जी है, आप बना सकते हो, अगर नहीं मर्जी आप मत बनाओ। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ओके। एम इज टू बी फाइंडिंग आउट प्रॉफिट या फिर फाइंडिंग आउट योर फाइनेंशियल पोजीशन, इसलिए हम लोग बैलेंस शीट बना लेते हैं। यहां पे एम इज कॉस्ट कंट्रोल। अपने को पता चले कि यार अपना कॉस्ट किधर ज्यादा है किधर कम है, ओके, कहां पे हमको एडवांटेज मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। सो वी आर ऑल सराउंडेड बाय कॉस्ट इन दिस एंटायर चैप्टर। ये जो कॉस्ट है, वी ट्राई टू बी सेइंग कॉस्ट इज एनी कॉस्ट दैट यू ऑल इनकर। कॉस्ट इज डिवाइडेड अप इनटू 2 पार्ट्स, वी कॉल देम एज डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है वी कॉल दैट कॉस्ट एज ओवरहेड्स, ठीक है। Direct cost is any cost that satisfies my 2 conditions. Which are these 2 conditions? First, these are those costs which are fully variable. Second, these are fully variable to the number of units that we all produce. अगर कोई भी ऐसा cost है जो ये दोनों condition satisfy करता है, it will be one example of direct cost. फिर उसके बाद दूसरा category, overheads, okay. लेकिन एक सेकेंड, डायरेक्ट कॉस्ट का 2 कंडीशन होता है। फर्स्ट क्या होता है, इट शुड बी फुली प्रोपोर्शनल। सेकंड, इट शुड बी फुली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू ऑल प्रोड्यूस। अगर कोई भी कॉस्ट ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है, वी कॉल दैट थिंग एज डायरेक्ट कॉस्ट। और डायरेक्ट कॉस्ट का 3 क्लासिफिकेशन होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल इज एनी कॉस्ट विच इज इनकर्ड ऑन दैट मटेरियल दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। तो प्लास्टिक इन दिस पेन इज डायरेक्ट मटेरियल, बट petrol that is used to run the machines which manufacture this pen is not direct materials, okay. Then you have direct labor. Those workers who produce your product, okay, are going to be called as direct labor, okay. अभी तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछता हूं, लेकिन उसका आंसर ना मैं तुमको 2 चैप्टर्स के बाद दूंगा, अभी नहीं दे सकता। एक ओवरहेड्स करके एक चैप्टर आएगा, मेरे को सोच के बोलना, मैं एक डायग्राम बना के तुमको वो देता हूं, ओके। फालतू सा डायग्राम, माई ड्रॉइंग इज रियली पैथेटिक। हमारी कंपनी के अंदर ना मशीन्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, मशीन्स बहुत ज्यादा हैं। ये मशीन का हैंडल है, ठीक है, ये एक वर्कर है, ठीक है। तो वर्कर जो है मटेरियल अंदर डालता रहता है, ठीक है, मशीन का हैंडल चलाता रहता है, मशीन के अंदर गुड्स बनता रहता है और यहां से गुड्स बाहर आ जाता है, ठीक है। दीज गाइज आर यूजुअली कॉल्ड एज मशीन ऑपरेटर्स, जो लोग मशीन ऑपरेट करते हैं, ठीक है। मेरे को बोलो, ये जो मशीन ऑपरेटर है, इज ही अ डायरेक्ट वर्कर एज पर यू, यस और नो? ये जो बंदा मशीन चला रहे, तुम लोग इसको पेमेंट भी तो देते होगे। इस बंदे को जो तुम लोग पेमेंट कर रहे हो, क्या ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं है? जस्ट आस्किंग योर ओपिनियन। सब लोग बोला करो ओपिनियन, तुम्हारा ओपिनियन पूछता है। नहीं मतलब ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? बस यस और नो बोलो। आएगा, आएगा। चलो ठीक है, 2 चैप्टर्स के बाद आंसर करूंगा अगर तुमको लगता है कि आएगा, सो इट्स ओके, बट वी विल वेट, ओके। आई विल नॉट आंसर दैट क्वेश्चन राइट नाउ। उसके बाद डायरेक्ट लेबर इज अ मनी पेड टू दोज वर्कर्स हु प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज एनी अदर कॉस्ट जो डीएम और डीएल नहीं है, लेकिन वो 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई करता है, ठीक है। उसके बाद ओवरहेड्स। ओवरहेड्स जो अपने होते हैं, वी से दे आर यूजुअली ऑफ 3 टाइप्स, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एसएनडी। लेकिन एडमिन एंड एसएनडी कॉस्ट शीट के अंदर सीओजीएस के नीचे ही लिखे जाते हैं, तो अगर आप उसको एक सिंगल हेड भी बना दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। वैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एनी खर्चा इनकर टू इंक्रीज योर सेल्स और एनी खर्चा इनकर टू डिस्ट्रीब्यूट योर गुड्स, वो एसएनडी के अंदर आ जाता है। कल एग्जांपल्स वगैरह लिखे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, वी कॉल दैट थिंग एज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन उसको ऑफिस या मैनेजमेंट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। हर कंपनी का एक कॉर्पोरेट ऑफिस होगा, एक हेड ऑफिस होगा, वहां पे जो भी सारे के सारे खर्चे होंगे, दोस काइंड ऑफ खर्चास इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी कमिंग अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। आप लोग उसको ऑफिस या मैनेजमेंट एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो।
और ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है हम लोगों ने उसको दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया एज पर न्यू फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। और इस न्यू फॉर्मेट के अंदर दो हिस्से क्या हैं, वन आर फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर से वो वाले खर्चे अलग कर दो विच आर इनकर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री। अगर ऐसा कोई भी खर्चा है तो आप लोग उसको अलग कर दो, ठीक है। उसका एक नया हेड बना लिया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है, एक नया हेड ही बना लिया। और जो बाकी फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो भी फैक्ट्री के ना बाकी खर्चे होंगे, एक सुपरवाइजर हो गया, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी वो हो गया, फैक्ट्री रेंट हो गया, ओके। एक और खर्चा अगर टेक्निकल नाम में बोलने के लिए जाऊं तो इन दिस केस नो, these are all those particular expenses that are incurred in the factory only। एक और एग्जांपल वो देता हूं, से हॉलेज। अभी हॉलेज क्या होता है, ओके, जस्ट कभी अगर तुमको टिल सीए फाइनल काम में वो आ जाए, सपोज गुड्स बने, ठीक है, गुड्स पार्टली बने और पूरा का पूरा बनाने के लिए उनको फैक्ट्री में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि दूसरी मशीन जो है वो दूसरी जगह पर है, ठीक है। तो ये लोग जो कुली का काम करता है ना विद इन द फैक्ट्री, दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज हॉलेज, ओके। तो ऑल सच एक्सपेंसेस आर नथिंग बट योर फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर हियर, दैट्स इट, ओके। तो सुनो, इन दिस केस नो, तुम लोगों ने कल ओवरहेड्स का डिवीजन वो कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये सारे के सारे खर्चों को एक फॉर्मेट का वी गेव इट अ वे, ओके, एंड दैट फॉर्मेट वी स्टार्ट टू कॉल एज कॉस्ट शीट, ठीक है। तो कॉस्ट शीट स्टार्ट्स विद ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट। सो इन डायरेक्ट कॉस्ट यू हैव डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल के अंदर ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट। एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, दिस इज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, दिस इज नेट फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। उसके बाद COP आ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे बाकी दो ओवरहेड्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जिसको आप लोग ऑफिस या मैनेजमेंट ओवरहेड्स भी बोल सकते हो, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग। इसके बाद तुम्हारा फाइनल कॉस्ट आ जाएगा, दिस फाइनल कॉस्ट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट्स इट। एड प्रॉफिट, उसके बाद गेट सेल्स ओवर हियर, ठीक है। ये वाला चीज कर लोगे, तुम्हारा जो कॉस्ट शीट है इससे खत्म हो जाएगा। अभी कल हम लोगों ने स्टॉक के बारे में थोड़ा बहुत बात किया था। नाउ बिफोर आई विल कम टू दैट, तुमको मैं दो चीजें वो बोल रहा हूं, ओके। एक चीज इसके बारे में और एक चीज इसके बारे में, ठीक है। दोनों के इधर मैंने इधर एक वर्ड लिखा हुआ है नेट करके, ठीक है, नेट करके, ध्यान से सुनना जरा प्लीज। मैं अनुज, ठीक है, अभी आई वॉन्टेड टू बाई समथिंग, सो आई एम द बायर, ठीक है। अभी मेरे को ना एक सप्लायर से क्लास के लिए कुछ ना कुछ खरीदना था, ठीक है। तो मैं सप्लायर के पास गया, मैंने बोला सुन, मेरे को ना ये वाला चीज तुझसे चाहिए, तो इन चीजों के ना डील वो करता है ना, तू मेरे को जरा बोल कि एक यूनिट तूने कितने का दिया, ठीक है। वो बोलते हैं साहब एक यूनिट जो है ना मैं आपको 100 रुपया का देगा। मैंने बोला तू जानता है कि मैं कौन हूं? बोलता नहीं। तो मेरे को क्या करने का है? साहब आप पैसा दो, गुड्स लेके जाओ। मैंने बोला सुन थोड़ा सा डिस्काउंट देना। बोलता है साहब तो आप बहुत गरीब हो, आप डिस्काउंट मांग रहे हो। मैंने बोला नहीं डिस्काउंट तो देना थोड़ा सा। ओके। बोलता डिस्काउंट नहीं देगा। मैंने बोला थोड़ा सा। बोलता डिस्काउंट नहीं देगा साहब, चाहे जो मर्जी कर लो, वी डू एवरीथिंग बेस्ड अपॉन क्वालिटी। डिस्काउंट वगैरह सर हम लोग एंटरटेन ही नहीं करते। मैंने बोला सुन मैं ना तुझसे एक बारी में 1000 यूनिट खरीदूंगा, मेरे को एक ही बारी सोच समझ के बोल देना कितने का डिस्काउंट देगा। अगर बराबर से डिस्काउंट देता है तो मैं तुझसे वो खरीदूंगा, वरना बहुत और लोग भी हैं। ओके। वो बोलता है साहब आपने 1000 यूनिट का बात किया ना, तो चलो ठीक है, मैं क्या करूंगा आपको ना हर यूनिट के ऊपर 10% बोले तो 10 रुपीज का डिस्काउंट दे दूंगा। सो आई विल सेल यू एवरी यूनिट एट 90। ये वाला जो डिस्काउंट है, कोई मेरे को बताएगा दिस डिस्काउंट इज कॉल्ड एज व्हाट डिस्काउंट? दिस इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट, दिस इज कॉल्ड एज क्वांटिटी डिस्काउंट, दिस इज कॉल्ड एज बल्क डिस्काउंट। ठीक है, आपको जो भी नाम देने का है। ठीक, याद रखना जब सेलर सेल्स की एंट्री पास करेगा ना तो 90 रुपए की करेगा। मैं जब परचेजेस की एंट्री पास करूंगा ना मैं 90 रुपीज का करूंगा। 10 रुपीज का दुनिया में कोई अकाउंटिंग नहीं होता है
क्योंकि एवरीबडी रिकॉर्ड्स ₹90। पहले मेरे को बोलना, इज दिस ओके फॉर एवरीबडी, यस और नो? तो जब वो सेल्स की एंट्री पास करेगा 90 की करेगा, मैं जब परचेज करूंगा तब मैं 90 की करूंगा, ठीक है। मैंने उसको बोला 90 रुपीज में देता है और डिस्काउंट देना थोड़ा सा। बोलता डिस्काउंट तो दिया साहब, और क्या चाहिए? मैंने बोला नहीं, और डिस्काउंट तो देना मेरे को। ओके, मैंने बोला मैं बहुत गरीब हूं। बोलता सर गरीब है तो आप 1000 यूनिट क्यों खरीद रहे हैं, आप 2 यूनिट खरीदो। मैंने बोला नहीं, तो डिस्काउंट देना मेरे को फिर। ओके, बोलता और डिस्काउंट नहीं हो सकता। मैंने बोला 1000 यूनिट खरीदा है। बोलता सर 1000 यूनिट्स के लिए तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया, और क्या करूं अभी मैं? बोला और थोड़ा सा डिस्काउंट। बोलता नहीं। मैंने बोला सुन, अभी जेब के अंदर रोकड़ा लेकर आया है, अभी तेरे को पैसा देगा। ओके, बोलता आप गरीब कैसे हो? मैंने बोला वो जाने दे, तू शक्ल पे मत जा। ओके, बोलता ठीक है, अगर आप अभी पैसा वो देते हो ना, आपको 5 रुपया पर यूनिट का और डिस्काउंट दे देगा। दिस डिस्काउंट इज पॉपुलरली कॉल्ड एज, तो सब लोग बोलो विच पर्टिकुलर डिस्काउंट? दिस इज कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन अपने दिमाग में डाल लेना बराबर से, जो मैं बोलने वाला हूं। देखो, जब सेल्स की एंट्री पास होएगी ना, जब सेल्स की एंट्री, तुम लोग ना हर चीज अभी मेरे एंगल से मत सोचना, मैं तो बायर था। तुम लोग हर चीज सेलर के एंगल से सोचना, ठीक है, सेलर के एंगल से, सेलर के एंगल से, ठीक है। जब भी सेलर ये वाला गुड्स बेचेगा ना, वो एंट्री पास करेगा ऑफ 90 रुपीज, ही विल पास द एंट्री फॉर 90 रुपीज। और ये जो 5 रुपया है, दिस इज पॉपुलरली कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट अलाउड। रबिश क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, लेकिन फिर भी बोलो, सप्लायर के लिए, ओके, मतलब जो सेलर है उसके लिए कैश डिस्काउंट इज अ एक्सपेंस की इनकम? एक्सपेंस, ठीक है। अभी ये जो एक्सपेंस है ना, कैश डिस्काउंट अलाउड है। इसके लिए कई लोग ऐसा बोलता है, सर कैश डिस्काउंट को ना आप एसएनडी मान लो सर। कई लोग बोलते हैं नहीं सर, आप लोग इसको फाइनेंशियल एक्सपेंस मानो। कई लोग एसएनडी क्यों बोलता है उसको? वो लोग इसलिए बोलता है क्योंकि वो लोग बोलता है सर कैश डिस्काउंट इसलिए दिया ताकि सेल्स हो जाए। अगर ऐसा बोलते हो देन इट इज योर एसएनडी। कई लोग बोलते हैं नहीं यार, मैंने कैश डिस्काउंट इसलिए दिया ताकि मेरे पास कैश जल्दी आ जाए, तो गुड्स तो वैसे भी बिकी जाता, लेकिन मैंने इसलिए कैश डिस्काउंट दिया ताकि कैश जल्दी आ जाए, तो फिर वो एसएनडी नहीं है, और कोई ओवरहेड्स वो हो भी नहीं सकता। सो देयरफॉर वी से फिर वो फाइनेंशियल एक्सपेंस ही होगा। अगर फाइनेंशियल एक्सपेंस होगा तो वो तुम्हारी कॉस्ट शीट के लिए नहीं आएगा। जैसे कल मैंने तुम लोग को बैड डेट्स की 2 स्टोरीज बताई थी, तो वैसे ही कैश डिस्काउंट के लिए भी ये दोनों ऑप्शन हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा चीज, सेल्स नेट तक पहुंचने के लिए मैं 2 चीजें लेस करता हूं, ध्यान से सुनना। सेल्स के अंदर से सेल्स रिटर्न लेस करेगा और उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देगा। इज दिस ओके? सब लोग मेरे को बोलो, इज दिस ओके? ठीक है। परचेजेस निकालते वक्त इन दिस पर्टिकुलर केस जो भी मैं नेट अमाउंट पे करने वाला हूं, ओके, दैट विल बी दैट पर्टिकुलर थिंग, मतलब परचेजेस लेस परचेज रिटर्न्स। कोई बोलता है सर कैश डिस्काउंट रिसीव्ड भी तो आएगा, ओके, वो भी आएगा। आई टेल यू इन अ चैप्टर कॉल्ड एज रिकंसिलिएशन कि उसका क्या करना है, ठीक है। अभी के लिए वो वाली चीज वो नहीं करेंगे, लेकिन एक छोटा सा चीज परचेजेस के ना याद रखना, एनी एक्सपेंस विच इज इनकर्ड टू ब्रिंग द गुड्स टू द फैक्ट्री गेट should always be part of purchase cost. रॉ मटेरियल्स खरीदते वक्त अगर रॉ मटेरियल्स लाने का कुछ भी खर्चा होता है, ओके, देन इट शुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ योर परचेज कॉस्ट। तो मेरे को एक एग्जांपल तो दे दो फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, यू आर डूइंग दैट ओनली। बोलो कैरेज इनवर्स, ठीक है। जब तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 आएगा ना, मैं तुमको ऐसे 15 और एग्जांपल दूंगा, ओके, लेकिन अभी के लिए दिस इज इनफ, ठीक। तो परचेजेस नेट मतलब परचेजेस के अंदर एक तो ये वाली कॉस्ट ऐड कर देना, ठीक है। दूसरा, इन दिस पर्टिकुलर केस अगर कुछ परचेज रिटर्न होएगा तो वो सब कुछ लेस कर देना, ठीक। ये तुम्हारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, ठीक है।
अभी मैं कॉस्ट ना थोड़े से वियर्ड वे से वो सिखाता हूं एज कंपेयर टू एनी अदर बुक, ओके, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो, ओके। तो अभी सुनो, लेकिन अगर तुमको ये खोपड़ी के अंदर वो जाता है ना, फॉर योर एंटायर लाइफ फ्यू थिंग्स विल नेवर एवर पोज अ प्रॉब्लम, ओके, स्पेशली जिन लोगों का अकाउंट्स अच्छा नहीं है, कॉस्टिंग करने के बाद अकाउंट्स तो तुम्हारा अच्छा हो ही जाएगा। सुनो, इस कॉस्ट शीट को ना मैं थोड़े से हिस्सों के अंदर डिवाइड कर रहा हूं। कौन से हिस्से? ये फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, उसके बाद ये सेकेंड पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, और उसके बाद ये थर्ड पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। बीच में 2 ब्लैंक्स भी छोड़े हैं, ठीक है। अभी 3 पार्ट क्यों? सुनो, अभी ना तुम लोग को एक क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं। देखो, कल हम लोगों ने एक चीज तो कर लिया था, एक्चुअली जो अभी मैं वो पूछने वाला हूं वो उसी से आता है, लेकिन आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ डिफरेंट वे। कल हम लोगों ने 3 चीजें किया था। सर, एवरी स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, ओके, कॉस्ट का मतलब मेरे को बोलो रॉ मटेरियल स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब विच कॉस्ट? परचेज कॉस्ट। WIP स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट। मेरे को आंसर मत बोलना, मेरे को बोलो कॉस्ट के अंदर कितने कितने कॉस्ट आएंगे, मेरे को गिनती करके बताओ कितने कॉस्ट आएंगे। 4, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सक्लूडिंग ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। और अगर फिनिश गुड्स है तो कितने कॉस्ट आ जाएंगे बेटा? 5 आ जाएंगे। वहां पे वो सब आएंगे जो WIP के अंदर आता है, ठीक है। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर वो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन भी आ जाएगा। सुन, अभी ना कॉस्ट शीट गेव अस अ न्यू थिंकिंग। इट टोल्ड अ वेरी सिंपल थिंग। अगर तूने ये वाले एक्सपेंसेस WIP के ऊपर लिखे हैं, मतलब दे आर इनकर्ड फॉर WIP, दैट्स इट। अगर तूने 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 खर्चे फिनिश गुड्स के ऊपर लिखे हैं, मतलब दे आर ऑल्सो इनकर्ड फॉर फिनिश गुड्स। इट्स अ सिस्टम। तुम लोग ऊपर एक कॉस्ट अगर डालोगे ना तो वो कॉस्ट नीचे 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 फ्लो होता जाएगा, ठीक है। अभी मेरे को थोड़ा बहुत कुछ वही पढ़ाने का है, लेकिन सेम चीज मैं अभी कोई और वे से बोलने वाला हूं। देखो, मेरे को अभी क्या चाहिए, मेरे को ना तुमको बाद में ये पर यूनिट का कॉलम भी कंप्लीट करवाना है। अभी पर यूनिट का कॉलम कंप्लीट करने के लिए, बराबर से सुनना मेरी बात, पर यूनिट का कॉलम कंप्लीट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए कि ना ये डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा किस चीज के लिए होता है। तो मैं क्या करूंगा, दिस इज माय डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अगर मेरे को पर यूनिट चाहिए तो आई डिवाइड इट बाय सम क्वांटिटी। विद व्हाट क्वांटिटी टू डिवाइड, बस। तो अभी ना तुमको 30 सेकेंड्स देगा टू थिंक। तुम्हारा जो फर्स्ट आंसर होएगा, बिलीव मी, वो गलत होएगा। तो इसलिए फर्स्ट आंसर दिमाग में आएगा, अपने तक ही रखना। 30 सेकेंड्स तक शायद तुम लोग को दूसरा वाला आंसर भी आ जाए, ठीक है। आराम से सोचना, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। सुनो, मेरे को बोलो जो आप लोगों का मटेरियल कंज्यूम होता है, मटेरियल कंज्यूम होकर किधर जाता है, मतलब मटेरियल का खर्चा करके आप क्या बनाते हो। चलो मेरे को बोलो, मटेरियल कॉस्ट का खर्चा करके क्या बनाते हो? फिनिश गुड्स। ये तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट आंसर शायद आया था, या फिनिश गुड्स या प्रोडक्ट वगैरह। ऑब्वियसली वो गलत था। अभी कुछ और बोलना। फिनिश गुड्स, एक मिनट, रॉ मटेरियल का खर्चा करके क्या क्या बनाते हो? किसी ने कुछ बोला था बीच में जो करेक्ट था, बोलो बेटा। प्रॉफिट। प्रॉफिट तो बेटा तब हो, एक मिनट, मेरे को बोलो, अगर मैं मटेरियल खरीदता रहा हूं तो मेरे को प्रॉफिट आता रहेगा? क्या बोलते हो? तो प्रॉफिट की किधर से बात आ गई? प्रॉफिट तो तब आएगा जब आप गुड्स को बेचते हो, ओके। मटेरियल कॉस्ट का खर्चा करके क्या करते हो? हम लोग 2 चीजें बनाते हैं। तो somebody has replied, we make 2 things. Which 2 things? We make finished goods and we make WIP. खुद ब खुद जरा सोचो, हम लोगों ने कल ही तो बोला था WIP स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट।
मेरे को बोलो कॉस्ट के अंदर विच ऑल कॉस्ट कम? WIP स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट। मेरे को बोलो कॉस्ट के अंदर विच ऑल कॉस्ट कम? नाम बोलो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सक्लूडिंग वाला। एक मिनट, तो सबसे पहले क्या बोला? डायरेक्ट मटेरियल, वो बोला ना, मतलब डायरेक्ट मटेरियल इज नॉट ओनली इनकर्ड फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स। आगे बोलो। इट इज ऑल्सो इनकर्ड फॉर WIP। बेटा अगर मैंने आधा पेन भी बनाया, उस आधे पेन के लिए मटेरियल लगा के नहीं तेरा यार, ओके तो ऑब्वियसली इन दिस पर्टिकुलर केस मटेरियल कॉस्ट इज इनकर्ड नॉट ओनली फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स बट इट इज ऑल्सो इनकर्ड फॉर मेकिंग WIP। इज दैट ओके? देखो ये चीजें ना क्या सोचते रहने का, वरना कॉस्ट शीट टेल्स दैट इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। इट्स ओनली दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट रिकॉग्नाइज दैट वे। ओके, एक लाइन के अंदर देखो, खत्म करता हूं। कॉस्ट शीट मेरे को कैसे बताता है? कॉस्ट शीट मेरे को क्या बोलता है? all these expenses are written above WIP. If they are written above WIP, मतलब they are also incurred for WIP. Is this understood? Yes, sir. Okay. और देखो अगर तुमको सोचने का है तो फिर से सोचते रहो। तो मेरा क्या जाता है? एग्जाम्पल मेरे को जरा बोलो। तुम लोग वर्कर लोगों को पेमेंट करते हो, करेक्ट? वर्कर लोगों को पेमेंट करते हो, तो वर्कर पेमेंट लेके क्या करता है? काम करता है। सर काम के अंदर क्या करता है? गुड्स प्रोड्यूस करता है। ही विल नॉट ओनली प्रोड्यूस फिनिश गुड्स, आगे बोल आगे बोल आगे बोल, he will also produce WIP। मेरा कल वाला एग्जाम्पल, आधा पेन बना। बेटा आधा पेन भी वर्कर नहीं बनाया ना, उस आधे पेन के लिए भी वर्कर को पगार तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा यार? ओके, सो देयरफॉर ऑल दीज थिंग्स, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट whereby everything is written above WIP. If it is incurred, sorry, if it is written above WIP, it is also incurred for WIP. तो तुम लोग क्या करो, तुम लोगों ने जो कल कॉस्ट शीट बनाया था ना, ओके, उस कॉस्ट शीट के अंदर जाओ, यहां से लेके यहां तक, मैं थोड़ा सा मोटा पेन यूज करता हूं, यहां से लेके यहां तक एक ब्रैकेट बनाओ और लिखो incurred for quantity produced of finished goods plus quantity produced of WIP। हो गया? चलो सुनो, देखो अभी ना तुमको कुछ नंबर्स भी दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक? तो यहां आके तुम्हारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अभी तुमको फर्स्ट टाइम कुछ नंबर्स दे रहा हूं, कैलसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ेगी आई विल टेल यू बिफोर दैट ओनली, ठीक है? सो बराबर से सुनना, रिप्लाई करने का ट्राई करना। मेरा इस पीरियड के अंदर 1 लाख रुपया का रॉ मटेरियल का खर्चा हुआ फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, ठीक है? इतना मटेरियल लगा फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, प्लस 10,000 रुपया और लगा फॉर मेकिंग WIP। तो अगर कोई मेरे को पूछेगा ना, साहब आपका मटेरियल कॉस्ट का इस पीरियड का खर्चा कितना था, तो मैं उस बंदे को क्या बोलेगा? अरे बोलो ना यार, 1,10,000 दैट इज माई टोटल मटेरियल कॉस्ट फॉर दिस ईयर। मैंने वर्कर लोगों को 5,000 रुपया पे किया फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, सॉरी 5,000 नहीं करता, 50,000 करता हूं फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, प्लस 6,000 रुपया और पे किया फॉर मेकिंग WIP, ठीक है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं था, याद रखना, एंड रिमेंबर इट टिल योर कॉस्टिंग इज देयर। कुछ भी एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंसेस मत लेना अनलेस एंड अनटिल इट इज टोल्ड इन द क्वेश्चन कि वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। देयर आर वेरी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसके से कल आपको एक एग्जांपल मैंने दिया था जो रॉयल्टी वाला, ठीक है? बहुत सारे एग्जांपल्स वो नहीं होते हैं। तो अगर कोई भी चीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस होएगा, सम का फर्ज है कि आपको बता दे, ठीक है? तो प्राइम कॉस्ट,
प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा 1,50,000 प्लस 16,000 तो 1,66,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स, मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स का 30,000 रुपए का खर्चा हुआ फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स प्लस 4,000 रुपए का और खर्चा हुआ फॉर मेकिंग WIP। तो अगर कोई मेरे को पूछता है सर आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने रुपीस का लगा, आई विल बी सेइंग 34,000। मेरा क्वेश्चन अभी तुम लोग को आने वाला है। तो अगर कोई मेरे को पूछता सर आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, तो मैं बोलेगा मेरा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितने रुपीस का है 2 लाख रुपीस, 1,80,000 प्लस इन दिस केस 20,000। अब मेरा क्वेश्चन आ रहा है, बराबर से सुनना, सब लोग आंसर करना, सब लोग आंसर करना। मेरा इस साल का ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP तो 0 था, ठीक है, मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP तो 0 था, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। मेरे को जरा बोलो, मैं इधर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP के अंदर नंबर कितना लिखूं? मेरे को बस नंबर बोलना और कुछ नहीं बोलना, नंबर बोलना बस। 20,000। WIP स्टॉक हैज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब देख लो भाई WIP के लिए क्या क्या खर्चा किया है। तो WIP के लिए क्या क्या खर्चा किया है सर? 10,000 रुपए का मटेरियल लगाया, 6,000 रुपए का लेबर लगाया, 4,000 रुपए का ओवरहेड्स लगाया। तो WIP इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी 20,000। मेरा क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है इन रियलिटी। बराबर से सुनना, बराबर से सुनना। ये वाली जो फिगर है इसके बाद, जिसको हम लोग नेट फैक्ट्री कॉस्ट बोल देते हैं, ठीक है, ये जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट है बेटा, ये कितने रुपीस का आ जाएगा? 1,80,000। सब लोग रिस्पॉन्ड करोगे तो अच्छा रहेगा बहुत। मेरे को अब जरा बोलो, ये जो 1,80,000 है, ये जो 1,80,000 है, दिस इज ओनली कॉस्ट ऑफ कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स। इज दैट ओके? जो WIP के ऊपर खर्चा हुआ था वो तो इधर अटक गया ना यार। तो नीचे कौन सा खर्चा गया? खर्चा दैट इज इनकर्ड ओनली फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, ठीक है, क्योंकि WIP तो ऊपर निकल गया। ओके, तो दिस इज खर्चा विच इज ओनली इनकर्ड फॉर मेकिंग। मैं मेकिंग वर्ड के बदले में प्रोड्यूसिंग लिख रहा हूं, प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स। और अब जरा सोचो, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन इसी के अंदर ऐड कर दिया 10,000 रुपए का, तो ये वाला फिगर आ गया 1,90,000। ऑब्वियसली 1,90,000 इज ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स ओनली, ऑल्दो हम लोगों ने अभी इसके अंदर ये वाला एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो एक मिनट, तुमको ये जो था ना, जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट वेयर बाय यू रिकॉर्ड एवरी एक्सपेंस फॉर मेकिंग, बोलो 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 बोलो, फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स एंड WIP। लेकिन इन स्टेप के अंदर मैंने WIP के ऊपर जो खर्चा था वो निकाल दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक जो भी खर्चा रहा दैट इज ओनली इनकर्ड फॉर मेकिंग व्हाट यार, बोलो लास्ट टाइम, फिनिश गुड्स। चलिए, थैंक यू, ठीक है। सुन, अभी उसके बाद आगे चल पड़ते हैं, ठीक है। जरा सोचो, मैं यहां तक पहुंच गया, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, ठीक है। तो यहां तक यू आर राइटिंग ऑल द एक्सपेंसेस फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स एंड WIP। यहां पे यू आर ओनली राइटिंग द खर्चा फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स। अभी क्या बच गया? बचा ना यार कुछ, देखो। अभी इसके बाद बराबर से सुनना मेरी कहानी। 1,90,000 रुपीस का खर्चा करके तूने फिनिश गुड्स बनाया। चलो मैं तुमको एक नंबर भी देता हूं, तुम लोगों ने 1,90,000 रुपीस का खर्चा करके ना 10,000 यूनिट्स बनाए, 10,000 यूनिट्स बनाए, ठीक है। बराबर से सुनना, 10,000 यूनिट बनाए। जब ये साल स्टार्ट हुआ था ना, जब ये साल स्टार्ट हुआ था, तो मेरे पास 1,000 यूनिट
थे शुरू में मेरे पास 1000 यूनिट थे शुरू में। तो एक मिनट, मेरे पास 1000 यूनिट फिनिश गुड्स बोले तो कंप्लीटेड स्टॉक शुरू में पड़े हुए थे। मैंने 10,000 और बनाए इस साल के अंदर, तो टोटली कितने हो गए? 11,000। उसके अंदर से 2000 यूनिट साल के एंड तक अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो अभी मेरे को 2 फिल इन द ब्लैंक्स करके देना, मतलब डैश यूनिट्स आई हैव डैश इन दिस ईयर। मेरे को 2 फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करके दो। 9,000 यूनिट्स आई हैव सोल्ड इन दिस ईयर। इन दिस पर्टिकुलर केस 1000 यूनिट शुरू में थे, 10,000 और बनाए, एंड के अंदर 2000 बचे हुए हैं, मतलब 9,000 आई मस्ट हैव सोल्ड। इसके लिए मैंने तुमको टर्म भी वैसे ही लिखाया बेटा, जरा देखना बराबर से। मैंने तुमको टर्म क्या लिखवाया इधर, ये वाला टर्म का फुल फॉर्म सब लोग चिल्ला के बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ऑब्वियसली यहां पर कितने यूनिट्स का कॉस्ट आ जाएगा? 9,000 यूनिट का। एंड ऑब्वियसली 9,000 विल रिप्रेजेंट व्हाट यार? यूनिट्स दैट आर सोल्ड। अभी ये मैंने तुमको क्यों सिखाया? क्योंकि ना कॉस्ट शीट एक सर्टेन चीज फॉलो करता है, विच आई थिंक यू ऑल विल अप्रिशिएट ऑल्सो। शुरू में हम लोग ये लिखता है कि भाई फैक्ट्री के अंदर क्या क्या खर्चे हो रहे हैं, ठीक है। तुम्हारी फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट के अंदर फैक्ट्री के अंदर क्या क्या काम हो रहा है वो आ रहा है। तो सर फैक्ट्री के अंदर तो फिनिश गुड्स भी बनता है, WIP भी बनता है, चलो ठीक है। मैंने इस पार्ट के अंदर WIP के ऊपर जो खर्चा था वो निकाल डाला। तो इस सेकेंड पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट के अंदर सिर्फ कौन से खर्चे बच गए? वो वाले खर्चे बच गए विच आर इनकर्ड फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या सोचा, यार दिस इज द खर्चा फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स। जो गुड्स अनसोल्ड रहे ना उसका कॉस्ट इधर अटक गया, तो ऑब्वियसली नीचे, अभी तो बोलो सब लोग, नीचे सिर्फ उन्हीं यूनिट्स का कॉस्ट गया विच आर, कोई आगे बोलेगा, विच आर सोल्ड। सो देयरफॉर इनकर्ड फॉर गुड्स विच आर सोल्ड। ओके, इनकर्ड फॉर गुड्स विच आर सोल्ड। बस बात खत्म हो जाती है शायद इससे। अभी तुमको समझ में आएगा, मैं और कुछ निकाल के कॉस्ट शीट का चौथा पार्ट तो बना नहीं सकता। स्टार्ट किया था, आई वाज राइटिंग द खर्चा फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स एंड WIP का खर्चा निकल गया, तो खर्चा बच गया ओनली फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स। जो फिनिश गुड्स नहीं बिके उसका भी कॉस्ट अटका लिया यहां पर। तो ऑब्वियसली नीचे सिर्फ वही वाला कॉस्ट बचा विच इज इनकर्ड फॉर गुड्स सोल्ड। तो ऑल दीज थिंग्स आर इनकर्ड फॉर क्वांटिटी सोल्ड। जरा सोचो ना, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड S&D, they are written in this third part of cost sheet. If they are written in this third part of cost sheet, मतलब in this case they will always be dependent upon quantity sold. That is one thing. उसके बाद तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है एंड टेक्निकली योर कॉस्ट शीट इज ओवर, ठीक है। तुम्हारा कॉस्ट शीट पूरा का पूरा इस चीज से खत्म हो जाता है। वो तो किसी का मन किया सर प्रॉफिट और सेल्स भी लिख लेंगे तो लिख लो, चलो। ऑब्वियसली सेल्स इज नॉट इनकर्ड, इट इज अर्नड, इट इज अ रेवेन्यू आइटम बॉस, ओके। तो सेल्स इन दिस पर्टिकुलर केस इज अर्नड। लेकिन जरा सोचो, सेल्स भी कब होता है? जब आप गुड्स बेचते हो। प्रॉफिट भी कब मिलता है? जब आप गुड्स बेचते हो। तो ऑल दीज थिंग्स इन योर थर्ड कॉस्ट शीट विल ऑल बी डिपेंडेंट अपॉन क्वांटिटी सोल्ड। मेरे को ये 3 चीजें ना तुम लोग को लिखवानी थी। तो अभी एक काम जरा करो, जो तुम्हारी कल वाली कॉस्ट शीट थी ना उसके अंदर ऐसे ही 3 पार्ट करो, और एक बार मैं बोल देता हूं फिर तुम लोग आराम से वो लिखते रहना। इनकर्ड फॉर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP, इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स एंड दिस पर्टिकुलर थिंग। यहां पे बस इतना भी लिख लोगे ना, क्वांटिटी सोल्ड, मेरा काम हो जाएगा उससे, ओके। तो यहां पे जस्ट मेंशन दीज पर्टिकुलर 3 थिंग्स प्लीज, ये मेंशन कर लो अपनी कॉस्ट शीट के ना जो कल बनाया था। चलिए सुनिए, अभी ना यही वाली जो चीजें हैं ना हम लोग तुम्हारी बुक के अंदर बस एक जगह पर लिखने वाले हैं। दैट विल कंप्लीट पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 अब हम लोगों ने पिछले लेक्चर के ना छोड़ दिया था, अभी कंप्लीट कर लेते हैं। एवरी एक्सपेंस इज डिपेंडेंट अपॉन विच क्वांटिटी।
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड। मेरे को बोलो दीज 4 एक्सपेंसेस कम इन विच पार्ट ऑफ योर कॉस्ट शीट, फर्स्ट, सेकंड के थर्ड? फर्स्ट। सो देयरफॉर दे आर इनकर्ड फॉर, लिखिए इधर, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP। चलो आगे। अभी मैं उल्टा पुल्टा ऑर्डर के अंदर वो जा रहा हूं ताकि आई कैन ट्रबल योर माइंड। मेरे को बोलो S&D कम्स इन विच पार्ट ऑफ द कॉस्ट शीट? थर्ड। सो देयरफॉर इट इज ऑलवेज इनकर्ड फॉर क्वांटिटी। क्वांटिटी आगे, क्वांटिटी इज नॉट द आंसर, क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अच्छा, मेरे को बोलो एडमिनिस्ट्रेशन विच आर प्रोडक्शन बेस्ड कम्स इन विच पार्ट ऑफ द कॉस्ट शीट? हाँ, इट कम्स इन सेकेंड पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, सो देयरफॉर इट इज ओनली इनकर्ड फॉर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अच्छा, एंड जनरल एडमिन? क्वांटिटी सोल्ड, ये तुम्हारी लास्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट के अंदर आता है, क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स। चलो सुनो, पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। एक छोटा सा चीज जो एक्चुअली मेरे को बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बट जस्ट लाइक दैट ओनली, इवन कॉस्ट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस जस्ट लाइक फाइनेंशियल अकाउंट्स। एक सेकेंड, मतलब अगर डायरेक्ट लेबर को, ध्यान से सुनना, तुम लोगों ने 60,000 रुपीज का अमाउंट दिया, ठीक है, प्लस 10,000 रुपया देना था लेकिन अभी तक नहीं दिया, बोले तो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, बोले तो आउटस्टैंडिंग है। तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस इस पूरे पीरियड का जो वेजेस है दैट विल बी 60,000 जो पे किया प्लस 10,000 जो आउटस्टैंडिंग था, मतलब 70,000। डज एवरीबडी नो दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ अक्रूवल? हम लोग हमारे P&L अकाउंट के अंदर इस साल के खर्चे दिखाते हैं, चाहे पे हुए या नहीं हुए अलग बात है, लेकिन इस साल के खर्चे दिखाते हैं, ठीक है। तो दैट इज अक्रूवल। तो इवन कॉस्ट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस ओनली, ठीक है। फॉलो मेथड्स लाइक फीफो, लीफो, वैम और एनी अदर मेथड। चलो ठीक है। नेट सेल्स मीन सेल्स आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट एंड रिड्यूसिंग सेल्स रिटर्न, अपना बात हो गया। 7 नेट परचेजेस मीन परचेजेस आफ्टर रिड्यूसिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिड्यूसिंग परचेज रिटर्न्स, अपना बात हो गया, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट चीज जो है ये मैं तुमको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो बाकी थियरी है ना वो मेरे को अभी इकट्ठा नहीं करना है, ओके, और उसके लिए नोटबुक्स के अंदर कुछ करने की भी कोई जरूरत भी नहीं है। Hello everyone and good evening and congratulations to all of you. I think what worked for me was the completion of syllabus way before my exams, and that helped me to revise topics a lot more times than a usual student. So thanks a lot Anuj sir for the concise materials and the wonderful teachings. Thank you. We'll start away with our question number 1 only directly, ठीक है। तो we'll start away with our question number 1। तो आप लोग एक काम जरा करो, तुम्हारा जितना भी कॉस्ट शीट वगैरह मेरे ख्याल से तुम्हारा एक साइड ही बस तो वो भरा होगा। नेक्स्ट पेज पे आके यू ऑल कैन राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1 एंड वील स्टार्ट अवे विद दैट। पढ़ेंगे प्लीज। अच्छा, फर्स्ट 2 या 3 क्वेश्चंस, दीज ऑल सैंपल क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब ताकि यू ऑल नो हाउ डज कॉस्ट शीट वर्क, ठीक है। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। द फॉलोइंग इज द डेटा ऑफ अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एक्स, चलो ठीक है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 48,000, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस मतलब डायरेक्ट लेबर 40,000। वर्क्स ऑन कॉस्ट इज एन ऑल्टरनेट नेम फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स। इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, फ्यूचर के लिए याद रख लेना, ठीक है।
एक छोटा सा चीज है, मैंने कल तुम लोग को ना फैक्ट्री ओवरहेड्स का 4 नाम बताया था। मेरे को जरा 4 नाम बताओ फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसको बोल सकते हो, आगे बोलो 3 और नाम बोलो। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, तीसरा वर्क्स ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है, दीज आर 4 नेम्स। Accordingly, gross factory cost can be called as gross works cost also. It can be called as gross production cost also. It can be called as gross manufacturing cost also. ये मैं तुम लोगों को क्यों बोला इस वक्त, याद रखना, works on cost is not same as works cost, ठीक है। वर्क्स कॉस्ट इज फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के लिए तुम्हारा डीएम भी आ जाएगा, डीएल भी आ जाएगा, डीई भी आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आ जाएगा। वर्क्स ऑन कॉस्ट इज एन ऑल्टरनेट नेम फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। आगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इस क्वेश्चन के अंदर दे के रखा हुआ है, दीज आर एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। आगे सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स, ओके, स्टॉक एज ऑन 1/4/2021 ऑफ रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स का क्वांटिटी भी दिया हुआ है। उसके बाद इन दिस पर्टिकुलर केस स्टॉक ऑन 31 March 2022, मतलब दैट विल बिकम योर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स। एडवर्टाइजमेंट डिस्काउंट अलाउड एंड सेलिंग कॉस्ट इज 0.4 पर क्विंटल, चलो ठीक है। During the year 25,600 quintals of X were produced. Required. सिर्फ फर्स्ट पार्टी पढ़ेंगे और स्टार्ट कर देंगे प्रिपेयर कॉस्ट शीट। चलो ठीक है, सुनो, मैं जब भी कॉस्ट शीट स्टार्ट करता हूं ना, मेरे दिमाग में एक चीज वो बसी हुई है, दैट यू ऑल विल एक्चुअली सी टिल द एंड ऑफ योर पोर्शन ऑल्सो। मैं जब भी कॉस्ट शीट स्टार्ट करता हूं ना, वो मैंने तुम्हारे फॉर्मेट के अंदर भी कल एक्चुअली तुम लोगों से भी वो लिखवाया ही था। मेरे को 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। ये मेरे को 4 चीजों का ना क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी, और ये सारा फिनिश गुड्स का ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मेरे को वो 4 क्वांटिटीज कौन सी चाहिए, बराबर से सुनना। फर्स्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने यूनिट्स का था, ठीक है, इस पीरियड के अंदर, और कितना फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किया। जरा सोचो, इतना शुरू में था, इतना और बनाया, इतना टोटल फिनिश गुड्स अपने पास वो हो गया। ये वाला फिनिश गुड्स यहां बेच दोगे या नहीं बेचोगे? अगर बेचोगे तो जरा सोचो, तो यहां पे मेरे को लिख देना चाहिए क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, डैश यूनिट्स। और जो नहीं बिकेगा दैट विल बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, डैश यूनिट्स, ठीक। बराबर से सुनना, मैं तुम लोगों को क्या बोलने वाला हूं। तो आप लोग क्या करो, ये 4 में से अगर 3 नंबर्स तुम्हारे पास दिए हुए हैं, चौथा कैन बी अ बैलेंसिंग फिगर ऑल्सो, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, ताकि आई एंड यू कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर इन अ प्रॉपर वे इन लाइफ। 1 2 3 4, मेरे को जरा सोच समझ के बोलना, मेरे को बोलो, सोच समझ के बोलना, मेरे को बोलो इस क्वेश्चन के ना 1 2 3 4 के अंदर से 1 वाली फिगर कौन सी है, नंबर बोलना। 1600 क्विंटल्स। देखो फिनिश गुड्स का ना अपने को क्वांटिटी चाहिए, तो मेरे पास 1600 क्विंटल था, ठीक है। अभी आगे मेरे को जरा बोलो, और कौन कौन सी फिगर्स हैं तुम्हारे पास 2 3 4 के अंदर से, कौन सी फिगर्स हैं? चलो 4 वाली भी है, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है ये 3200, ठीक है। अभी 2 और 3 के अंदर से एक नंबर तो होना चाहिए, मेरे को बोलो कौन सा वाला नंबर है? 2 वाला है, क्योंकि देखो दिस इज क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर 25,600 क्विंटल्स ऑफ एक्स वर प्रोड्यूस्ड, तो ये वाला फिगर है 25,600। तो इसको जरा बैलेंसिंग फिगर के तौर पे लेकर आओ। 1600 आज कैलसी बहुत काम में आएगा प्लीज। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 24,000। लेकिन जब भी वर्किंग नोट बनाते हो ना सब लोग, जब भी वर्किंग नोट बनाते हो ना, तो ऐसा अकाउंट फॉर्म में मत बनाना, ठीक है।
जब वर्किंग नोट बनाते हो तब वर्किंग नोट ऐसे ही बनाना, ऐसे मतलब ये वाला फिगर तुम लोगों ने कैलसी के ऊपर कैसे कंप्यूट किया? मेरे को बोलो व्हाट प्लस व्हाट माइनस व्हाट, बोलो। ओपनिंग प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो जब ये वर्किंग नोट बनाते हो ना, ऐसे एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाना, इट विल बी फार बेटर, ठीक है। अच्छा, यहां पे तुम्हारे प्रोडक्ट का नाम एक्स है, ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग वो वाला वर्किंग नोट 1 मिनट के बाद तैयार करते हैं। तुम लोग लिखो क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन कॉस्ट शीट फॉर, सुनो, cost sheet no can be made for a year, it can be made for a week, it can be made for a quarter, it can be made for 6 months, बाद में पता चलेगा it can be made for a single piece of your unit also। cost sheet for अनुज का कैलकुलेटर, कि इस कैलकुलेटर का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट शीट कैन बी मेड फॉर एनी डैम थिंग, ओके। तो इन क्वेश्चंस के अंदर अब जरा सोचो, यू आर मेकिंग कॉस्ट शीट फॉर, मेरे को बोलो व्हाट पीरियड, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक देखो उसकी डेट का डिफरेंस, तो कैन वी से द कॉस्ट शीट इज गोइंग टू बी मेड फॉर 1 ईयर, नो ओवर हियर। सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस लिख के रखो कॉस्ट शीट फॉर ईयर एंडेड 31st of March 2022। नेक्स्ट लाइन पे quantity produced of finished goods, quantity sold of finished goods. This was 25,600 quintals. This is 24,000 quintals. तो स्केल लेना, एक पर्टिकुलर्स, एक टोटल, एक पर यूनिट, पूरी साइड के लिए बना लोगे तो अच्छा रहेगा। चलो सुनो, तुम लोगों ने ये वाला चीज फ्रेश पेज के ऊपर स्टार्ट किया है, इतना यू ऑल हैव मेड, लाइंस यू ऑल हैव मेड फॉर द एंटायर पेज। तो नेक्स्ट पेज पे चलो और वर्किंग नोट 1 लिखो। हम लोगों को क्या फिगर निकालनी थी, क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा, वो कैसे मिला बेटा? दिस इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1600 प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स 25,600 लेस closing stock of finished goods 3,200। क्या हो बेटा?
उसमें we can write in short form like FP for finished You goods. can. These are all the standard things. So WIP, then the raw materials and finished goods. Okay, these are all the standard things. So those small things you all can write. बस खुद के short forms don't make for everything. Okay. चलो सुनो. अभी हम लोग कॉस्ट शीट स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है. तो कॉस्ट शीट स्टार्ट्स विद डायरेक्ट कॉस्ट फर्स्ट. तो यहां पे लिखना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस less closing stock. अच्छा सुनो, तो अभी बस तुमको नंबर्स ढूंढने ही हैं बेसिकली. तो मेरे को जरा बोलो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रुपीस के अंदर कितना है बेटा? 8,000. फिर परचेजेस 48,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 6,800. ठीक है. सो दीज थ्री नंबर्स आई एम राइटिंग इन द इनर कॉलम. 8,000, 48,000, 6800, 49,200. उसके बाद डायरेक्ट लेबर लिख सकते हो, डायरेक्ट वेजेस लिख सकते हो. बात वही होती है बेटा. तो डायरेक्ट वेजेस 40,000. सुनो, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया मतलब जीरो है. ठीक है. कुछ भी एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा तो सम स्पेसिफाई कर लेता है. ठीक है. जो चीज जीरो है लिखने की जरूरत नहीं होती है. तो प्राइम कॉस्ट 89,200. एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स बोले तो वर्क्स ऑन कॉस्ट 16,800. अच्छा, अभी तक मैंने वही वाले आइटम लिखे हैं विच कम इन योर फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट. ठीक है. तुम लोग मेरे को कंसेप्ट बोलना, आंसर मत बोलना. मेरे को बोलो ऑल दीज थिंग्स दैट आई हैव रिटन टिल नाउ आर डिपेंडेंट ऑन, बोलो 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 बोलो, दे आर इनकर्ड फॉर. क्या लिखा है इधर? घूर घूर के देखो और पढ़ो. दे आर इनकर्ड फॉर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP. इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक है. सुनो मेरी बात. अभी ना ICA को बराबर से कॉस्ट शीट वाला चैप्टर बनाने को नहीं आया. ठीक है. एंड दीज क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट पिक्ड अप फ्रॉम देयर ओनली, फ्यू ऑफ दीज क्वेश्चंस. अभी अगर सोचोगे तो इन सब का पर यूनिट निकालने के लिए आई शुड ऑलवेज डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP. लेकिन क्वेश्चन जरा देखो, इधर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP का तो कोई क्वांटिटी नहीं दिया हुआ. तुमको दिखाई दे रहा है? तुम्हारे पास WIP का ना सिर्फ, आगे बोलो ना कुछ, बोलो ना कुछ आगे, सिर्फ अमाउंट दिया हुआ है, क्वांटिटी नहीं दिया हुआ. और वो ना इस पूरे चैप्टर के अंदर कभी भी नहीं दिया जाएगा. ओके.
को बोलते हैं सर फिर क्या करें, फिर दो ऑप्शन है, या इनका पर यूनिट आप निकालो ही मत, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज तो पक्का है कि WIP स्टॉक तो है, ठीक है, WIP स्टॉक है ना इस क्वेश्चन के अंदर, है ना बेटा, इधर है ना यार क्वेश्चन के अंदर, लेकिन उसका क्वांटिटी नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो कोई लोग ऐसा बोल सकता है सर अभी ना क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP नहीं मिल सकता सर, तो मैं ना यहां पर क्वेश्चन मार्क डाल दूं, ओके डाल दो, मेरे को चलेगा और इंस्टीट्यूट को भी चलेगा, ओके। अगर नहीं चला मैं उनके ऊपर एक केस ठोकेगा, ओके। कोई ऐसा बोल सकता है सर आप यहां क्वेश्चन मार्क डाल दो, वरना डू वट एवर बेस्ट यू कैन, ओके। All these things should actually be divided by quantity produced of finished goods plus quantity produced of WIP, लेकिन अपने पास क्वेश्चन के अंदर WIP का क्वांटिटी नहीं है, तो सर फिर मजबूरी के अंदर लेट अस ओनली डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तुमको समझा मैंने क्या बोला? Yes. जो हमारा आंसर आएगा ना टेक्निकली वो गलत ही होएगा, ओके, लेकिन क्या है करेक्ट करने के लिए मेरे पास WIP का क्वांटिटी भी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए ये वाला जो डिसएडवांटेज है ना, ये ऑलमोस्ट इस सारे के सारे चैप्टर के अंदर ही चलेगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन के अंदर WIP का क्वांटिटी नहीं दिया रहेगा। बाद में एक चैप्टर आएगा कॉल्ड एज प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर अपने को ना WIP का क्वांटिटीज भी दिया जाएगा, तब तुमको वो वाली चीज सिखाएगा जो यहां पर नहीं सिखा सकता, ठीक है। लेकिन अभी अपनी मजबूरी है, ओके। So all these particular figures you have to divide by quantity produced of finished goods plus quantity produced of WIP, लेकिन अपने पास ये वाली फिगर नहीं है। कौन सी वाली फिगर नहीं है? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP। तो मजबूरी के अंदर लेट अस डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स ओनली, ठीक है। तो वही वाला काम कर लेते हैं। तो ये सारे नंबर्स को ना क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स से डिवाइड कर लो, 2 डेसिमल तक रखोगे तो अच्छा रहेगा। तो कैलसी लो मेरे साथ करना, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट यू ऑल, सॉरी। 49,200 डिवाइडेड बाय 49,200 डिवाइड बाय 25,600, आई एम राउंडिंग ऑफ अप टू 2 डेसिमल्स, 1.92। 40,000 डिवाइडेड बाय 25,600, 1.56। एक मिनट, सबको राउंडिंग ऑफ का रूल मालूम होता है क्या होता है? इफ यू वॉन्ट टू राउंड ऑफ अप टू 2 डिजिट्स, तो अगर थर्ड डिजिट 5 या उससे ज्यादा होता है, आगे बोलो, तो सेकेंड डिजिट विल बिकम +1, ठीक है, वो सब लोग को मालूम है। अभी एक और चीज, मैं मैथ्स के अंदर बहुत तगड़ा है, ठीक है, सो फ्यू थिंग्स आई माइट ट्राई टू टेल यू मोर, ओके, एज कंपेयर टू अदरवाइज दैट आई शुड। सुनो, अभी क्या है, मेरे को जरा बोलो, कैलसी पर एग्जैक्टली 1.2 आया था कि हम लोगों ने 1.2 लिखा? 1.92, वरना कैलसी के ऊपर 1.92 नहीं आया था, हम लोगों ने राउंड ऑफ करके लिखा। सेम वे ये वाला भी फिगर राउंड ऑफ करके ही लिखा। अभी ये मैं क्यों बोला, ये वाली जो फिगर है ना, ओके, 2 राउंड ऑफ फिगर्स को ऐड करने के बजाय अगर इसको फिर से इससे डिवाइड करोगे ना, तो आंसर विल बी स्लाइटली बेटर। कभी कभी कुछ फर्क पड़ सकता है, शायद इस क्वेश्चन के अंदर तो ना पड़े, लेकिन कोई और क्वेश्चन के अंदर फर्क पड़ सकता है। 89,200 लो कैलसी के ऊपर, 25,600 से डिवाइड करो, 3.48 लिखो, 3.48। आगे 16,800 डिवाइडेड बाय 25,600, मेरे को 0.66 ले रहा हूं। 1,06,000 डिवाइडेड बाय 25,600, 4.14। ये सबके ऊपर ना एक एस्ट्रिक डालो, सबके ऊपर एक एस्ट्रिक डालो, और उस पेज की लास्ट 2 लाइंस के अंदर तुम लोग लिख सकते हो, लिखो, टू गेट पर यूनिट वी शुड एक्चुअली डिवाइड
टोटल अमाउंट बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस WIP। थोड़ा छोटा छोटा लिख लेना अगर 2 लाइन खत्म हो रही है तो। एज WIP क्वांटिटी इज नॉट देयर, वी ओनली डिवाइड बाय quantity produced of finished goods। चलो सुनो, ये वाला काम तुम्हारा हो गया, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अभी ध्यान देना, फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना सब लोग, मतलब बाकी क्वेश्चंस के अंदर भी देना वैसा। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 1920, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 6400। तो 1,06,000 प्लस 1920 लेस 6400 101,520। दिस इज नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा सुनो सुनो सुनो, देखो अभी ये चीज शायद तुम लोग को खुद ब खुद भी समझ में आ जाएगा। देख, दिस इज WIP स्टॉक ऑन द फर्स्ट डे। इतना तेरे पास आधा अधूरा स्टॉक था ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। ये उसका अमाउंट है बेटा। ऑब्वियसली इट डज नॉट मेक सिंगल पेनी का सेंस ऑल्सो to divide 1920 by quantity produced of finished goods of this entire year और quantity sold of finished goods of this entire year। ये फिगर का ना इसके साथ कुछ ताल्लुक है ना इसके साथ कुछ बेटा। these are WIP stocks on the first day and last day। उसका quantity produced quantity sold of finished goods के साथ क्या ताल्लुक है? कोई ऐसा पूछ सकता है सर किसके साथ ताल्लुक है? तो तुम लोग मेरे को पूछो सर किसके साथ ताल्लुक है, पूछो 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 किसके साथ ताल्लुक है। तो क्या फालतू क्वेश्चन है? इसका ताल्लुक ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP की क्वांटिटी के साथ ही तो है। अगर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP का क्वांटिटी होता तो बेटा ये जो अमाउंट है उसी क्वांटिटी का तो है। सेम वे अगर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP का क्वांटिटी होता तो ये वाला अमाउंट उसी क्वांटिटी का तो है। तो फिर मैं ये फिगर्स को ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP की क्वांटिटी से डिवाइड करके पर यूनिट निकाल लेता। तुमको इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस वो समझ में आ गया? बेटा दीज आर WIP स्टॉक्स इन द फर्स्ट डे एंड लास्ट डे। तो ऑब्वियसली दीज आर द स्टॉक्स ऑफ WIP क्वांटिटीज। ओके, ये उसका अमाउंट है तो मेरे पास WIP का क्वांटिटी होना चाहिए। वो ही तो नहीं है, वो ही तो पंगा पड़ा हुआ है। ओके, तो अभी मैं इनका पर यूनिट नहीं निकाल सकता। डैश मार दो, काम खत्म करो। अच्छा, अब मेरे को पहले सब लोग प्लीज बोलना। विद दिस यू आर एंटरिंग इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट और यू आर नाउ एंटरिंग इनटू द सेकेंड पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। इन द सेकेंड पार्ट कैन बी से कि यहां पर पहुंचने से पहले मैंने WIP निकाल डाला। तो मेरे को जरा बोलो, सोच समझ के मेरे को जरा बोलना, दिस इज द खर्चा दैट इज ओनली इनकर्ड फॉर फिनिश्ड गुड्स। मैं ये तुम लोग को इसलिए पूछा, पहले तुम लोग क्या करो, 101520 तेरे कैलसी के ऊपर वो पड़ा होगा, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स से डिवाइड करना। मेरे को आंसर बोलो कि कितना आता है राउंड ऑफ करके।
3.97। अभी मैं मार डालेगा अगर इसका आंसर तुम लोगों ने मेरे को गलत दिया, जो मैं तुम लोग को आप पूछने वाला हूं। मेरे को बोलो ये वाला एस्ट्रिक इधर मारूं क्या कि नहीं मारूं? क्योंकि दिस इज द कॉस्ट ओनली फॉर व्हाट यार, फिनिश गुड्स। बेटा WIP तो पीछे अटक गया ना अपना। इज दैट ओके? नाउ यू आर एंटरिंग इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। सो दीज आर द खर्चास व्हिच आर ओनली इनकर्ड फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स। ठीक है, चलिए ये वाला भी काम हो गया अपना। सो नेट फैक्ट्री कॉस्ट इज ऑल टुगेदर डन। फिर उसके बाद यहां पर एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स related to production। अच्छा, तो वो 3200 था। अच्छा, तुम्हारी कॉस्टशीट के अंदर भी तुम लोगों ने लिखा हुआ था सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स विच आर प्रोडक्शन बेस्ड are dependent upon which quantity produced of finished goods। तो 25,600 से डिवाइड करना, 3,200 डिवाइड बाय 25,600, दिस इज 0.125। I'll call that thing as 0.13। लास्ट टाइम मेरे को मालूम है कि स्टूपिड क्वेश्चन है, बट स्टिल I'll ask you, मैंने ये कुछ काम किया, दिस इज राइट और रॉन्ग? रॉन्ग, ऑब्वियसली रॉन्ग ओनली। ठीक है, यहां पर एस्ट्रिक नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे चलो। ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा 101,520 प्लस 3,200 104,720। देखो अब तुम लोग को फर्क पता चल जाएगा, मैंने पहले क्या बोला था। इसको और इसको ऐड करेगा ना तो 4.1 आएगा, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी अप्रॉक्स फिगर, ये भी अप्रॉक्स फिगर, दो अप्रॉक्स फिगर को ऐड करेगा तो बोथ अप्रॉक्स हो जाएगा। इससे अच्छा इसको फिर से डिवाइड करना और रुको, लिखना मत। सुनो, 104,720 डिवाइड बाय 25,600 सिर्फ इसी एक क्वेश्चन के लिए ना, सिर्फ इसी एक लौते क्वेश्चन के लिए, इसके बाद कभी भी नहीं बोलेगा। ये पूरा का पूरा फिगर लिखना 4.090625, इसके बाद नहीं बोलेगा। Add opening stock of finished goods less closing stock of finished goods, तो ये आ जाएगा COGS। Add general administration overheads add S&D overheads, cost of sales, चलो सुनो देखो, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एक रूल जो आप और मैं दोनों फॉलो करेंगे, एंड व्हाट इज दैट, वी विल ऑलवेज बी गिवन क्वांटिटीज ऑफ दिस एंड दिस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। वो क्वांटिटीज ना मैं एज अ रूल इधर लिखता हूं। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1600 क्विंटल्स का था, हम लोगों ने देखा था शायद ये वाला फिगर, और क्लोजिंग स्टॉक 3200 क्विंटल्स का था, मैंने वो भी देखा था।
अच्छा सुनो देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अपना 6,400 रुपीस का है. मेरे ख्याल से यू विल बी एबल टू लाइक यू नो आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. This is opening stock of finished goods on the first day. Obviously, this has got nothing to do with quantity produced of finished goods for the entire year. It has got nothing to do in life with quantity sold of finished goods. But it has got everything to do with, एक नंबर बोलो ना, 1600. बेटा ये जो 6400 का कॉस्ट है, इन्हीं यूनिट्स का कॉस्ट है ना यार. तो अगर पर यूनिट लिखने का मन है यहां पर, तो इसको इसी से डिवाइड करने का. तो ऑब्वियसली इन दिस पर्टिकुलर केस ये यहां पर कितना आ जाएगा, 4 रुपीस. अच्छा सुनो, बीइंग द फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और काम भी कर लेते हैं बेटा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट. यहां तक ना वी ओनली रिकॉर्ड द कॉस्ट विच इज इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स. 25,600 क्विंटल्स. ठीक है, ये लिख के रखो ओनली फॉर दिस क्वेश्चन. इसके बाद पक्का नहीं लिखेगा. जस्ट लाइक दैट ओनली. तो आई हैव रिटन. सुनो, इसके बाद लिखने का आएगा तो तुम्हारी मर्जी है, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड एज सच. ठीक है, तो सुनो, 25,600 यूनिट शुरू में थे, 1600 और बनाए, 27,200 हो गए. उसके ने से 3,200 अभी भी पड़े हुए हैं. मतलब बाकी 24,000 तुम लोगों ने वो पहले भी लिखा हुआ है, लेकिन एक बार वो बोल दो तो मेरे को अच्छा लगेगा. मतलब बाकी 24,000 मस्ट हैव बीन सोल्ड. तो इसलिए यहां पे तो वही लिखा ना बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो 24,000 क्विंटल्स. अच्छा, ये वाली फिगर मैं थोड़ी देर में कंप्लीट करना चाह रहा है. ठीक है, सो आई विल वेट फॉर दैट. ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के अंदर था ही नहीं. तो एक्चुअली अगर नहीं भी लिखते तो भी चलता था, क्योंकि वो वाले एडमिनिस्ट्रेशन वर रिलेटेड टू प्रोडक्शन. ठीक है, उसके बाद ये देखो, एडवर्टाइजमेंट डिस्काउंट अलाउड एंड सेलिंग कॉस्ट इज 0.4 पर क्विंटल. तो उन लोगों ने ना अपने को एडवर्टाइजमेंट डिस्काउंट अलाउड एंड सेलिंग कॉस्ट, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर एसएनडी ओनली यार. ओके, तो उन लोगों ने कंबाइंड अमाउंट ही दिया हुआ है अभी. तो यहां पे 0.4 का अपने को अमाउंट दिया हुआ है. मेरे को जरा बोलो, ये तो एसएनडी का पर यूनिट है. टोटल तक पहुंचने के लिए किसे मल्टीप्लाई करूं, क्वांटिटी प्रोड्यूस के क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड. तो इंटू 24,000 करना, 9,600. उसके बाद सेल्स देखो, अपने पास सेल्स है बेटा 1,20,000. सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स 1,20,000. ऑब्वियसली 1,20,000 रुपीज का सेल्स किया. मेरे को बोलो कितना यूनिट्स बेच के, 24,000. जरा डिवाइड करो एक बार, 5. ये तेरा कॉस्ट नहीं है बेटा, ये तेरे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है. दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट यार. चलो सुनो, सब कुछ ना इसके हिसाब से अटका हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा अगर बेटर एक्सप्लेन करने का है ना, ये जो चीज मैंने इधर बनाया था इसको अभी मैं फिर से बनाने वाला हूं, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल के अंदर. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1600 यूनिट था. क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स 25,600 है. क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स 24,000 है.
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3200 है, ठीक है। ये चारों चीजें हैं अपने पास। अच्छा, अब ना मेरे को सिर्फ क्वांटिटी नहीं लिखना, मैं दो और चीजें भी लिखेगा, रेट एंड अमाउंट, ठीक है। मेरे को तुम लोग कॉस्ट में से देख के जरा बोलो, मेरे को बोलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का पर यूनिट कॉस्ट अपना कितना था? 4 रुपीज। तो मैं यहां पर क्या करेगा, इंटू 4 लिख देता हूं, ऑब्वियसली 6400 आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज सोच के बोलना मेरे को, इस पीरियड के अंदर 25,600 यूनिट बनाए। मेरे को बोलो 25,600 यूनिट बनाने के लिए तुम्हारा टोटल कॉस्ट कितना था? टोटल कॉस्ट या पर यूनिट बोल दो या टोटल बोल दो, मेरे को समझ में आ जाएगा। यू आर इन द करेक्ट डायरेक्शन। 1,04,720, ठीक है। तो मतलब पर यूनिट फिगर इज 4.090625, दिस इज 104,720, ठीक है। देखो हम लोगों ने कल ही किया यार। फिनिश गुड्स का स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब उसके ऊपर देख लो। तो इन दिस पर्टिकुलर केस फिनिश गुड्स स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट। मेरे को जरा बोलो, कॉस्ट के अंदर 5 कॉस्ट आएंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इज दिस ओके फर्स्ट ऑफ ऑल? ठीक है। तो एक बार जरा सोचना, इस 4.090625 के अंदर ये 5 के 5 कॉस्ट तो आ गए ना, मतलब ठीक है। दिस इज टोटल ऑफ ऑल दोस पर्टिकुलर कॉस्ट हो यार, ठीक है। तो तुमको एक लाइन बोलूंगा, देखो सरप्राइज तो नहीं लगता। फिनिश गुड स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इज दिस लाइन ओके? फिनिश गुड स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑल दो अब तुमको एक और चीज बोलता है, भाई ये भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और भाई ये भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही है। दोनों के अंदर एक फर्क है। दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस ईयर, दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, बोलो ना बोलो ना बोलो ना, लास्ट ईयर। नाउ वेदर फिनिश्ड गुड स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट 4 और 4.090625 व्हाटएवर, ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन द मेथड दैट यू वुड लाइक टू फॉलो। तो अब मेरे को एक मेथड का नाम बताओ, एक मेथड का नाम बताओ। फीफो, चलो ठीक है। अगर तुम लोग बोलते हो सर अपने को फीफो बहुत अच्छा लगता है, जो दुनिया में पहले आता है वही दुनिया से पहले जाएगा सर, तो चलो ठीक है। तो एक मिनट मेरे को जरा बोलो, अगर मैं फीफो मेथड फॉलो करूं तो सबसे पहले हम लोग फिनिश गुड्स का बात कर रहे हैं ना, तो जो फिनिश गुड्स पहले बना वो फिनिश गुड्स पहले आगे कंटिन्यू बिका, ठीक है। तो मेरे को जरा बोलो सबसे पहले क्या बिकेगा? मेरे को नंबर बोलो ना, मेरे को नंबर बोलो ना। हाँ मतलब मैं क्वांटिटी के बारे में बात करता हूं तो 1600, ठीक है। तो ये जो 24,000 है ना, ये जो 24,000 है, इसके अंदर से 1600 क्या होगा? जो ओपनिंग स्टॉक था, ठीक है। और बाकी 22,400, एक मिनट, 22,400 ही बच गया ना, 24,000 माइनस 1600, ठीक है, 22,400। मेरे को जरा बोलो ये 1600 यूनिट्स का कॉस्ट कितना था बेटा? बोलो ना यार, मैंने लिख ही दिया है, बोलो 4, तो ये आ जाएगा 6,400। और इन यूनिट्स का कॉस्ट कितना था? 4.090625, तो 22,400 इंटू 4.090625, ठीक है। तो ये आ जाएगा 91,630, ठीक है। जस्ट वेट जस्ट वेट। तो अब सब लोग मेरे को जरा बोलना, तो मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होएगा ना, मेरे को बोलो ये सारा का सारा 3200 यूनिट किसके अंदर से होएगा? 25,600 के अंदर से। तो इज दैट ओके? तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक अगर फीफो मेथड फॉलो करेंगे तो इट विल गेट वैल्यूड एट व्हाट रेट यार? 4.090625, ठीक है। सो 3200 इंटू 4.090625,
तो ये वाला फिगर कितना आ जाएगा 13090। लेट्स फॉलो आवर फीफो मेथड एंड लेट्स ट्राई टू फिनिश इट ऑफ। ठीक है, तो एक काम जरा करो, तुम्हारी कॉस्ट शीट में आओ। अगर मैं फीफो मेथड फॉलो करूं, ठीक है, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक विल गेट वैल्यूड, एक सेकेंड ना बेटा बस, तो यहां पे लिखो क्लोजिंग स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट 4.090625। 2 मिनट्स के लिए वेट करो, आई विल फिनिश ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा अभी कैलसी लो, 4.090625 इंटू 3200 यूनिट्स, तो ये आ जाएगा 13090। सुनो, फीफो मेथड का मेरे को सबसे बड़ा एडवांटेज क्या लगता है, एक्चुअली मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है, जो तुम लोग फ्यूचर से कर सकते हो। अगर तुम लोग फीफो मेथड फॉलो करोगे, जरा सोचो, क्लोजिंग स्टॉक विल बी आउट ऑफ करंट ईयर, नो? यस और नो? तो ये वाला नंबर इधर कॉपी पेस्ट कर लेने का, फिर उसके बाद क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर ले आने का। इज दैट ओके? ठीक है, चलो ओके। किसी को कुछ डाउट है? 2 मिनट के लिए प्लीज वेट करो, आई विल आस्क दैट आफ्टर सम टाइम। अभी अपना कैलसी लो, दिस प्लस दिस माइनस दिस करना। एक और छोटा सा चीज, कभी भी क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो ना, प्लीज ब्रैकेट डाला करो, एग्जाम के अंदर ही ऐड करोगे, मैं पक्का बोल रहा हूं। तो 104,720 प्लस 6,400 लेस 130 98030। अभी देखना, मैं तुमको एक और चमत्कार दिखाता है। 98030, चिल्ला के बोलो क्या है सब लोग, चिल्ला के बोलो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक और बार बोलो ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स, क्या बोला था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखो तुमको दिखाई देगा, ये वाली फिगर मैंने भी तो निकाली थी। जो यूनिट्स बिके वो 24,000 था, उसका कॉस्ट ही चाहिए था ना। उसका एक कॉस्ट ये है, उसका एक कॉस्ट ये है, ये दोनों को ऐड करो जरा। करेक्ट नो? अपने को COGS ही चाहिए था ना यार, तो COGS में तुमको डायरेक्टली भी निकाल के दे सकता था। सो अकॉर्डिंगली आई हैव डन इट। ठीक है, ऑल्दो एग्जाम्स के अंदर ना ये सब कुछ नहीं करने का बेटा। क्या है कि अभी सारी फिगर्स निकाल के तो शो ऑफ करने के लिए एग्जाम में नहीं जाते। तुम लोग सिंपली एक ही काम कर लो, क्लोजिंग स्टॉक, ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो फिगर है, ये इधर कॉपी पेस्ट करो। जैसे इधर कॉपी पेस्ट हो जाएगा, 3200 से मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद तुम लोग COGS निकाल लो। ठीक है, दिस फिगर ऑब्वियसली विल बी सेम एज अगर आप लोग वैसे भी करते तो यू टेक योर COGS एज अ बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अभी याद रखना, यू ऑल हैव रीच्ड टिल COGS। इसका पर यूनिट निकालने के लिए डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड, तो 98030 डिवाइडेड बाय 24,000। सुनो, अभी 2 डेसिमल तक लिखोगे, 3 डेसिमल तक लिखोगे, नहीं भी लिखोगे मेरे को चलेगा। मेरे को ना ये वाला फिगर एक्यूरेटली चाहिए होता है, क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर मेरा वैल्यूएशन किया जाता है। इसके पहले और इसके बाद पर यूनिट फिगर्स आर ओनली ब्लडी फॉर टाइम पास एंड नथिंग एल्स। ठीक है, तो अभी अगर तुमको डिवाइड करने का है तो और लिखने का है तो लिखो। फिर ये कितना आता है बेटा? 4.085 ले लूं या 08 ले लेता हूं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ऑल ओके। ठीक है, 98030 प्लस 9,600 107,630 माइनस 1,20,000 12,370। प्लीज डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड एवरीवेयर नाउ, 0.52 4.48। बेटा जिस लड़की को डाउट था अभी तो पूछ ले। सर आप मुझे वाला पार्ट वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? कौन सा वाला बेटा? क्लोजिंग स्टॉक था ना 3200 बेटा 3200 में आपने 4.09 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ओके ओके ठीक है, वो वर्किंग मोड वाला पार्ट। मैं तेरे को कलर से वो बोलता हूं विदाउट स्पीकिंग अ सेंटेंस, देख तेरे को समझ में वो आ जाएगा। मैं फीफो मेथड फॉलो कर रहा हूं, तो ये इधर गया। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक है, अभी नेक्स्ट 25,600 तूने बनाया, उसके अंदर से कितना बिक गया? 24,000। नहीं बेटा, 24,000 के अंदर तो ये 1,600 भी था ना।
ये 1600 22,400, तो ये 25,600 का दो पार्ट होएगा, 22,400 एट व्हाट रेट 4.090625, दैट्स ओके। Yes, sir. ठीक है, तो मेरे को बोल 25,600 इस पीरियड के अंदर बनाया, उसके अंदर से इतना इस पीरियड के अंदर बिक गया, तो बाकी कितना है 3,200. 3,200। मेरे को बोल क्या कॉस्ट लिखूं, अच्छा हाँ वही हो जाएगा 4.090625, ठीक है, ओके। यस सर, चलो आगे सुनो, यस चलो ये वाला जो तुम्हारा काम है ये हो गया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इन एग्जाम्स नो एवरीबडी विल ऑलवेज फॉलो फीफो मेथड ओनली, ठीक है। ऑल्दो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक और चीज भी लिखा है, ऑल्सो शो द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एक्स इफ कंपनी फॉलोज वेटेड एवरेज एंड लीफो मेथड, ठीक है। तो पहले तुम लोग एक काम जरा करो, यू ऑल राइट डाउन, नो लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ closing stock of finished goods. सुनो आप लोग ना ये चीज एग्जैक्टली ऐसे ही कॉपी कर लेना, जो चीज मैं कलर के अंदर कर रहा हूं, अगर तुम लोग वो वाली चीज कलर के अंदर कर सकते हो तो अच्छा रहेगा। ये हो जाए मेरे को बता देना, फिर लीफो मेथड स्टार्ट करेंगे। हो गया बेटा, चलो सुनो, अभी लीफो मेथड, अभी ये चीज तुम लोग तब बनाना व्हेन यू विल आंसर मी, ठीक है, क्योंकि अभी तक जो किया है वो तो फीफो मेथड ही है। अच्छा ये लाल वाला पार्ट मैं सब डिलीट कर रहा हूं क्योंकि वो तो फीफो मेथड के हिसाब से था। अभी लीफो मेथड का फुल फॉर्म मैं तुम लोग को नहीं पूछ रहा हूं, वो तो मेरे को भी मालूम है कि तुम लोग को भी मालूम है। मेरे को पहले जरा बोलो, अगर लीफो मेथड होएगा तो सोच के बोलना प्लीज, सोच के बोलना सब लोग। मेरे को जरा बोलो, क्वेश्चन बहुत क्लियरली मैं पूछता हूं, इसका ब्रेकअप होएगा कि नहीं होएगा? अगर लीफो मेथड होएगा तो इसका ब्रेकअप होएगा कि नहीं होएगा? नहीं होएगा, क्योंकि सारा का सारा ये 24,000, आगे बोलो 25,600 के अंदर से ही होएगा। इज दैट ओके? अच्छा तो फिर अब मेरे को लास्ट क्वेश्चन भी आंसर कर दो, क्या क्लोजिंग स्टॉक का भी ब्रेकअप होएगा क्या? तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 3200 के अंदर से, अब मैं उतना ही डिटेल लिख रहा हूं जितना मेरे को चाहिए, ओके। मैं बस तुम्हारे लिए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कंप्लीट कर रहा हूं। मेरे को बोलो इसका दो ब्रेकअप क्या होएगा बेटा? 1600, 1600, आगे दो और नंबर बोलो,
इंटू 4.090625, तो ये आ जाएगा 6400 और ये आ जाएगा, एक मिनट, मेरा कैल्सी 1600 इंटू 4.090625, ये आ जाएगा 6545। अगर एड अप कर देगा तो दिस विल बिकम दिस। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम लोग को अकाउंट नहीं बना के दे रहा हूं, मैं तुमको वर्ड्स के अंदर ही दे रहा हूं, एंड आई थिंक दैट विल बी मोर देन इनफ। ओके, तो यू ऑल हैव गिवन द हेडिंग एज LIFO। आप लोग नेक्स्ट लाइन पे जरा लिखो, अभी राइट डाउन, अंडर LIFO मेथड, कॉमा, closing stock of 3200 units will be will be 1600 out of opening stock and 1600 out of OS, मतलब your opening stock, current year's production. Full stop. Therefore, closing stock is equal to 1600 into 4 plus 1600 into 4.090625 is equal to 12,945. Hello everyone, congratulations to all of us. What worked really well for me at AJ was smooth transition from old syllabus to new syllabus. So I completed the costing in old syllabus, but then when the new syllabus thing came up, I shifted to new one. So the constant support which we got from Anuj sir with the transition batches, the new case study videos or anything, it actually did not feel as a burden for us, and it was really done well. So I think so that was a great impact. हो गया बेटा लास्ट। अभी तुम लोग मेरे ऊपर एक एहसान करना, आगे फालतू डायलॉग मत मारना। सुनो, मेरे को बोलो अगर वेटेड एवरेज मेथड होगा, मेरे को एक नंबर बताना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स विल गेट वैल्यूड एट दैट नंबर। मेरे को वो दैट नंबर कैल्सी के ऊपर कंप्यूट करो और मेरे को जरा बताओ, अगर वेटेड एवरेज मेथड होगा तो। तुमको सिर्फ कैल्सी चाहिए, यू ऑल नो हाउ वेटेड एवरेज मेथड वर्क्स। नोटबुक्स के अंदर कुछ मत लिखना, दैट आई विल मेक यू ऑल राइट। 4.0453125। नहीं बेटा, आपने सिंपल एवरेज किया है, वेटेड एवरेज होता है बेटा। हाँ जी, सुनो, वेटेड एवरेज मेथड क्या बोलता है, तो अब मैं सिर्फ वेटेड एवरेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। वेटेड एवरेज मेथड ये बोलता है, ये ओपनिंग स्टॉक 4 रुपए पे है ना मारगोली, करंट ईयर का प्रोडक्शन 4.090625 के ऊपर है ना, तो मारगोली convert all of them into one single cost. That one single cost is called as weighted average cost. How to be doing that? Simple है, add up the amounts, add up the quantities and divide. तो 6400
प्लस 104720 111120. दिस इज 27,200. तो डिवाइडेड बाय 27,200, तो ये वाला फिगर आ जाता है 4.085. सुनो, वेटेड एवरेज मेथड ना का थिंकिंग ये है, चाहे लास्ट पीरियड का कॉस्ट हो चाहे करंट पीरियड का कॉस्ट हो, भाई तू दोनों को ना मर्ज करके वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाले. और जब तू वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं ना, फिर तेरे को ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, अभी तू डायरेक्टली यही सोच मतलब तूने कितना यूनिट्स बनाया 27,200, उसका कॉस्ट कितना था बेटा 4.085. अब तुमको समझ में आएगा जो भी यूनिट्स बिका उसका भी कॉस्ट कितना है 4.085. एंड कैन समबडी कंटिन्यू, जो भी यूनिट्स नहीं बिका उसका भी कॉस्ट कितना है 4.085. इज दैट ओके? तो क्लोजिंग स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट 4.085. ठीक है. नाउ ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग दैट यू विल हैव टू बी डूइंग इज दैट तुम लोग को ना ये वाला फिगर कंप्यूट करके दिखाना पड़ेगा. ठीक है. तो वेटेड एवरेज मेथड के अंदर तुम लोग पहले एक चीज जरा लिखो, राइट डाउन. वेटेड एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, हम लोगों ने दोनों अमाउंट्स ऐड किए थे 6400 प्लस 104720 डिवाइडेड बाय दोनों क्वांटिटीज ऐड की थी 1600 प्लस 25,600. तो आंसर आ गया था 4.085. आई हैव टेकन अप टू 3 डेसिमल्स, दैट्स ओके. उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 3200 इंटू 4.085 13072. सुनो, बाय डिफॉल्ट यू विल ऑलवेज फॉलो विच मेथड बेटा? फीफो. कोई और मेथड फॉलो करने का होएगा ना तो सम बता देगा, वरना आप लोग फीफो मेथड ही फॉलो करना. और फीफो मेथड के अंदर ना तुमको ऐसा कुछ बना के दिखाने की कोई जरूरत भी नहीं है. ओके, सिंपली ये वाला फिगर इधर कॉपी कर लेना, ये वाला जो फिगर होता है इधर कॉपी कर लेना, मल्टीप्लाइड बाय दिस यू विल स्टार्ट टू बी गेटिंग दिस, योर जॉब इज गोइंग टू बी बिकमिंग ओवर. ठीक है, बस तुम्हारा ये वाला जो काम है ये हो गया. ठीक है, चलिए. हर क्वेश्चन के नीचे ना मैं उसका शॉर्ट्स बनाता हूं, तुम्हारे ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर है. तो इस क्वेश्चन के शॉर्ट्स के लिए मैंने क्या लिखा हुआ है? वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट ऑल क्वांटिटीज ऑफ फिनिश गुड्स, दैट इज ओपनिंग, quantity produced, quantity sold and closing stock. Use FIFO method by default. Check administration whether it is related to production or not. अच्छा एक सेकेंड, अगर कोई क्वेश्चन के अंदर ना देखो जरा सिर्फ ऐसा ही लिखा होता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और आगे कुछ नहीं दिया रहता, फिर ना उसको हमेशा जनरल एडमिन मानना. उसको हमेशा क्या मानना? जनरल एडमिन. और उसके लिए नोट लिखने का हो तो लिख देना दैट इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी अज्यूम एडमिन टू बी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक, तुम्हारी ना बुक का एक प्रीफेस है, अगर मेरे पास अभी उसका सॉफ्ट कॉपी होएगा आई विल ट्राई टू शो इट टू यू, क्योंकि मेरे अलावा कोई प्रीफेस एक्चुअली वो पढ़ता नहीं है. वहां पे ना एक लाइन में सॉलिड वो लिखता है. ओके, अभी पता नहीं वो वाली लाइन, चलो मेरे को बाद में वो मिलेगी, सो आई विल टेल यू, मैं बाद में बताएगा. चलो, लेकिन वो लाइन तुमको बोल तो देता हूं किधर ना किधर वो प्रीफेस के अंदर है. यू शुड मेक एन अजम्पशन व्हेन प्रॉब्लम इज नॉट क्लियर, नॉट व्हेन यू आर नॉट क्लियर. सबको लैंग्वेज समझ में आ गया? ठीक है. एक और लाइन, यू मेक एन अजम्पशन व्हेन some does not give you some information, not when you cannot find out some information. ये लाइन समझ में आ गई सबको? अगर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तेरी आंखों के सामने वो नहीं आ रहा तो भाई वो तेरी गलती है, तू इलाज करवा. ठीक है,
तुम्हारी फालतू चीजों के लिए assumptions will not work for your protection, ठीक है। अगर सम के अंदर कुछ दिया हुआ है और तूने उसी के लिए कुछ और assumption वगैरह वो मार लिया तो वो तेरी गलती है, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूट को गाली नहीं देने का, क्योंकि 99% जो लोग इंस्टीट्यूट को गाली देता है वो लोग यही चीज, सर हम लोगों ने तो assumption मारा था। भाई जब भी क्वेश्चन के अंदर कुछ दिया हुआ है, यू विल फॉलो दैट कि तू अपनी मर्जी मारेगा, ओके। सो इन दैट पर्टिकुलर केस जस्ट बी केयरफुल, यू मेक an assumption when sum is not clear, not when you are not clear, and always make it a point that you write down those assumptions please, ठीक है। चलिए तुम्हारा ये वाला जो काम है ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 is all over।